देश का आर्थिक विकास तो का अगर ग्राफ हो तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन अगर औसत वेतन हम देखें मजदूरों का, वो लगभग ज्यों के त्यों रह रहा है। इसका मतलब है कि असमानता बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी तो एक लंबी समस्या भी रही है। बिल्कुल लंबी समस्या तो रही है। जैसे इकोनॉमी ग्रो करती है उसके साथ साथ जितने नए नौकर रोजगार बढ़ना चाहिए वो नहीं हो रहा था। लेकिन अगर हम पिछले 10 साल को उससे पहले के 10 साल के तुलने में देखें तो पिछले 10 साल में स्थिति लग रहा है कि और भी खराब हुआ है। इस 10 साल में बहुत सारे ऐसे नीतिगत फैसले उठाए गए जिन्होंने रोजगार को नष्ट किया। इसको कोई अर्थशास्त्री को आंकड़े देख के बताने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही है। अगर हम थोड़े आंख खोल के देखें कि हमारे इर्द गिर्द क्या चल रहा है, लोगों से थोड़ा बात करें तो बहुत ही साफ दिखता है कि बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। ये अर्थशास्त्री कहते हैं और आमतौर पे ये कहा जाता है कि द पुअर कैन नॉट अफोर्ड टू बी अनएम्प्लॉयड। जिंदाबाद साथियों, सलाम, नमस्ते। बातचीत जो देश के हालात जो हम सीरीज़ कर रहे हैं, आज हम उस बात पर कर रहे हैं जो मुझे लगता है कि हर हिंदुस्तानी नौजवान के दिल में अगर हम सवाल पूछें कि उनको सबसे ज़्यादा चिंता किस बात की है, वो है रोज़गार की। उसी रोज़गार से क्या उनका भविष्य पे वो उम्मीद रख सकते हैं कि नहीं। चुनाव भी जब चल रहे हैं, अगर एक विषय है जहाँ जो हर गली, हर कस्बे में, हर गांव में ये बात उठ रही है, वो भी रोज़गार की है। क्या इस देश में रोज़गार का संकट है, और अगर है तो संकट किस तरह का है और उसके बारे में क्या किया जा सकता है। इसके बारे में बातचीत करने के लिए मेरे दो बहुत विशेष ख़ास मेहमान हैं। दोनों अर्थशास्त्री हैं। दीपा सिन्हा अर्थशास्त्री हैं जो विकास पे और भोजन के अधिकार जैसे विषयों पे उन्होंने बहुत काम किया है। जन संगठनों के साथ भी भोजन के अधिकार के संबंध में उन्होंने एक बहुत अहम भूमिका अपनाई है। और मेरे हमारे दोनों दूसरे साथी हैं रवि श्रीवास्तव। रवि देश के बहुत वरिष्ठ और सम्मानीय अर्थशास्त्रियों में एक हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के बाद वहाँ से रिटायर हुए हैं, लेकिन अभी भी बहुत एक्टिव हैं। आप भी विकास और मज़दूरों के संबंध में काम करते हैं बहुत सारा, और विशेषज्ञ हैं रोज़गार के मुद्दे पे। तो साथियों, में बस पहला सवाल यही है कि इस देश में क्या रोज़गार का संकट है भी या नहीं, और अगर है तो इसका स्वरूप क्या है। रवि, आप क्यों नहीं शुरू कर लेते हैं? तो हर्ष, बेरोजगारी का जो संकट है, पहली बात तो संकट है, भयावह संकट है। लेकिन इस संकट का केवल एक आयाम नहीं है, ये बहुआयामी संकट है। कई बार हम इस संकट को किसी एक आंकड़े पर लाके समेट देते हैं, जैसे बेरोजगारी की दर। भारत जैसे विकासशील अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी के दर का एक सीमित अर्थ है और सीमित दायरे में ही वो काम करती है। मैं थोड़ा सा इस जो आयाम है अलग अलग, मैं थोड़ा सा उसके बारे में बात करूँगा, क्योंकि एक तो कुछ जैसे कि उदाहरण के तौर पर आपने बात शुरू की थी नवयुवकों से। जब हम बेरोजगारी की दर की बात करते हैं तो हम खुली बेरोजगारी की बात करते हैं। खुली बेरोजगारी अर्थात उन लोगों की बात करते हैं जो आमतौर से बेरोजगार रहते हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है, वो खुले बेरोजगार हैं। और भारत में शायद लोग इतने गरीब हैं कि वो बेरोजगार रह भी नहीं पाते। बिल्कुल उसी पर आने वाला होता हूँ। खुली बेरोजगारी में नव युवकों का जो प्रतिशत है वो बहुत ज़्यादा है।
80 से 90% खुले बेरोजगार जो हैं वो वो नौजवान। नौयुवक हैं। और ये एक तरीके से विस्फोटक स्थिति है, उसके बारे में मैं आगे भी हम लोग जरूर बात करेंगे। एक बहुत विस्फोटक स्थिति उनके लिए। दूसरी बात ये है क्योंकि भारत एक गरीब मुल्क है, इसलिए लोग बेरोजगार रह नहीं सकते हैं। जी तो बेरोजगारी का जो दूसरा आयाम है वो ये है कि लोग रोजगार तो लेते हैं, लेकिन वो रोजगार उनको कुछ दिन मिलता है, कुछ दिन नहीं मिलता है, और जब मिलता भी है तो उससे आमदनी या पारितोषिक जो है वो पर्याप्त नहीं होता है। ये अर्थशास्त्री कहते हैं और आमतौर पे ये कहा जाता है कि द पुअर कैन नॉट अफोर्ड टू बी अनएम्प्लॉयड। जी बिल्कुल। कहीं ना कहीं उनको रोजगार लेना है। तो ये रोजगार का दूसरा आयाम है। इसको कई बार हम अर्ध बेरोजगारी के तौर पर नापते हैं, लेकिन कुल मिला के यहाँ बेरोजगारी और उसका दोनों का एक मिश्रण है। और क्योंकि मैं बेघर लोगों के साथ बहुत काम करता हूँ, तो बेघर व्यक्ति भी उसको अगले दिन अगर खाना है तो कुछ तो कमाना होगा। जी तो बेरोजगार तो हो नहीं सकता, वो बेरोजगार रह नहीं सकता, कुछ ना कुछ जरूर करेगा। इसका जो तीसरा एक महत्वपूर्ण आयाम है वो मुख्य रूप से स्त्रियों से संबंधित है, लेकिन उसका एक जनरल भी, एक सामान्य भी उसका आयाम है। स्त्रियों की समस्या ये है कि उनकी भागीदारी रोजगार में बहुत कम है। सांस्कृतिक कारणों से, सामाजिक कारणों में से वो भागीदारी नहीं कर पाती। इसके बारे में हम और बात भी करेंगे। और ज़्यादातर जो औरतें हैं वो पढ़ लिख के भी और स्थितियों में भी वो ना पढ़ाई लिखाई कर, जो पढ़ाई लिखाई नहीं भी कर रही हैं वो भी रोजगार नहीं करती हैं, और उनको हम लोग एक आमतौर से नीट की एक श्रेणी है, नाइदर इन एजुकेशन नॉर इन एम्प्लॉयमेंट नॉट इन ट्रेनिंग, उसमें शामिल करते हैं। तो ये तीसरा उसका आयाम है। तो ये 3 प्रमुख आयाम हैं। कुछ और भी हैं बातें जिनके बारे में हम लोग जरूर आगे भी बात करेंगे। तो इन सारे आयामों को समझने में हम लोग जो कुछ वक्त साथ में गुजारेंगे, उसमें हम उसको अनपैक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दीपा, आप वही सवाल कि रोजगार का संकट है भी कि नहीं? आई थिंक इसको हम अगर उल्टा करके देखें कि इसको कोई अर्थशास्त्री को आंकड़े देख के बताने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही है। अगर हम थोड़े आंख खोल के देखें कि हमारे इर्द गिर्द क्या चल रहा है, लोगों से थोड़ा बात करें, तो बहुत ही साफ दिखता है कि बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। वो बेरोजगारी जिस तरह से लोग बेरोजगारी को समझते हैं, ये नहीं कि उसका डेफिनेशन क्या है सर्वे में, कि ऐसा रोजगार जो उनको इतना आमदनी दे, जो रेगुलर हो और उनके सारे जो भी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करे। इस तरह की रोजगार तो बहुत ही कम लोगों को हमारे देश में मिलता है, और वो जितने लोगों को मिल रहा है वो कम होते जा रहा है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि ज़्यादा बच्चों को स्कूल तो लोग भेज रहे हैं, जितने भी गरीब हों पढ़ाई में भेज रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं इस उम्मीद से कि कुछ दूसरी तरह की ज़िंदगी हो पाएगी। वो नहीं हो रहा है, वो बहुत क्लियरली हम सबके सामने दिख रहा है। आंकड़ों में भी वही दिखता है कि जो आर्थिक इकोनॉमिक ग्रोथ जो हम बोलते हैं, जीडीपी की तो बढ़ावा हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो नए नौकरियां होनी चाहिए वो नहीं हो रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या है। संकट तो काफी वक्त से है। पिछले 10 सालों में क्या ये संकट गहराया है, और अगर गहराया है तो किस तरीके से ये गहराया है? रवि, देखिए, जब बेरोजगारी के संकट के गहराने की बात करते हैं तो इसका एक पक्ष तो ये है कि हम मान लीजिए कि जैसे आपने कहा पिछले 10 सालों में गहराया है कि नहीं गहराया है, तो हम शुरू का बिंदु ले सकते हैं और 10 साल के बाद का बिंदु ले सकते हैं और उनकी तुलना कर सकते हैं। एक परिप्रेक्ष्य हो सकता है, लेकिन उससे हमको 10 सालों की तस्वीर नहीं मिलेगी, क्योंकि इस 10 साल में हुआ क्या। इस 10 साल में बहुत सारे ऐसे नीतिगत फैसले उठाए गए जिन्होंने रोजगार को नष्ट किया। हम डिमोनेटाइजेशन की बात करते हैं। जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तो बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए, बहुत सारी छोटी इकाइयां बंद हो गईं, श्रमिक अपने अपने घर चले गए बेरोजगारी की स्थिति में। तो बेरोजगारी एकाएक अनायास बहुत ज़्यादा डिमोनेटाइजेशन के बाद बढ़ गई, और इसके बारे में बहुत सारे सर्वेक्षण, छोटे मोटे सर्वेक्षण हुए। सरकारी आंकड़े नहीं हैं, लेकिन छोटे मोटे सर्वेक्षण उसके बारे में हुए। उसके बाद जिस तरीके से अनायास जीएसटी लागू किया गया, उसका भी अनौपचारिक क्षेत्र पर असर पड़ा।
और औपचारिक क्षेत्र पर असर की वजह से दोबारा बेरोजगारी एक सीमा में बढ़ी। और तीसरा जो पूरा एक क्रम था वो लॉकडाउन के बाद था। लॉकडाउन और जिसको हम महामारी कहते हैं, महामारी के बाद का क्रम था। तो इन 10 सालों में अगर हम सिर्फ ये देखें कि कितनी ज़्यादा बेरोजगारी का संकट समय समय पर कितना ज़्यादा गहराया है, तो ऐसा शायद संभव बहुत पहले कम ही ऐसा हुआ होगा कि 3-4 ऐसे लंबी घटनाएं हुई, घटना चक्र हुए जिनमें बेरोजगारी बहुत बढ़ी, लोग एक लंबे अरसे तक बेरोजगार रहे, फिर क्रमशः जैसे जैसे अर्थव्यवस्था थोड़ी बहुत उसमें थोड़ी सी तेजी आई तो थोड़े बहुत रोजगार के क्रम फिर से बढ़े। तो एक तो ये बिंदु है। दूसरा बिंदु ये है कि 10 सालों में कुछ प्रकार के जो बेरोजगारी है उसमें ज़रूर बढ़ाई। हालांकि आंकड़े हमारे पास 2 तरह के आंकड़े हैं। एक सरकारी आंकड़े हैं जो NSO के आंकड़े हैं, दूसरी एक गैर सरकारी श्रृंखला है जो CMI देती है। वो आंकड़े अलग अलग तस्वीर प्रस्तुत करते हैं, एक जैसी तस्वीर नहीं प्रस्तुत करते हैं। जो सरकारी आंकड़े हैं वो ये दिखाते हैं कि 17-18 तक तो बेरोजगारी की स्थिति भयावह थी, उसके बाद धीरे धीरे उसमें कुछ सुधार आया। हालांकि आज भी जैसे कि युवा बेरोजगारी है, युवा बेरोजगारी शुरू में अगर 5% के आसपास थी तो आज उसकी दुगनी 10% के आसपास है। तो आज भी गंभीर स्थिति बनी हुई है। लेकिन दूसरी ओर CMI के आंकड़े बताते हैं कि आज भी अर्थव्यवस्था जो महामारी के पहले की स्थिति है उस तक नहीं पहुंच पाई है, वापस नहीं पहुंच पाई है, और बेरोजगारी की स्थिति पहले से बहुत ज़्यादा बदतर है। कुल मिला के अगर हम देखें तो हम आंकड़ों को अलग अलग तरह से देख सकते हैं, सरकारी आंकड़ों को और गैर सरकारी आंकड़ों को, लेकिन दोनों ये बताते हैं कि आज जो बेरोजगारी की स्थिति है वो पहले से बदतर है। दीपा, ये तो सही है कि पिछले, और बहुत अच्छी तरह से आपने कहा कि 3 किस्म के शॉक्स अर्थव्यवस्था में हुए, डिमोनेटाइजेशन, GST और लॉकडाउन। लेकिन ऐसा नहीं है कि उससे पहले भी, मतलब जब से पिछले 30 सालों की जो नीतियां हैं, बेरोजगारी तो एक लंबी समस्या भी रही है। बिल्कुल, लंबी समस्या तो रही है। जो मैं पहले भी कह रही थी कि जो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी कहते हैं कि जैसे इकोनॉमी ग्रो करती है उसके साथ साथ जितने नए रोजगार बढ़ना चाहिए वो नहीं हो रहा था। लेकिन अगर हम पिछले 10 साल को उससे पहले के 10 साल के तुलने में देखें तो पिछले 10 साल में स्थिति लग रहा है कि और भी खराब हुआ है। और इसमें जैसे सर ने कहा, मुझे भी लगता है कि पॉलिसी इंड्यूस्ड भी ये है, ये नहीं कि अपने आप से ये हो रहा है और एक आर्थिक व्यवस्था को ऐसे ही चलना है। इसमें कुछ ऐसी चीजें की गई जिसके चलते ये और तेजी से ये जो समस्या है जो हम देख रहे हैं, सुधारने की जगह उसको और ज्यादा और उसको खराब करने जी। और ये सोच के शायद नहीं किया गया कि बेरोजगारी बढ़ाना है, लेकिन कभी कभी जिसको हम समाधान सोच के भी कुछ चीजें जैसे किए गए, जैसे GST के पीछे ये समझ थी कि उससे ज्यादा फॉर्मलाइज हो जाएगा, या लॉकडाउन के समय की महामारी फैलने से बचाएं, या लॉकडाउन के रिस्पॉन्स में जो बहुत सारे ये आत्मनिर्भर पैकेज वगैरह जो आए, सारे ही ऐसे थे कि उनको सपोर्ट कर रहे थे जिन पर हम निर्भर थे कि वो लोग रोजगार क्रिएट करेंगे, जिनको वेल्थ क्रिएटर्स हम कहते हैं। और उस राजनीति में रोजगार तो नहीं पैदा हुआ और कुछ लोगों का मुनाफा बढ़ा है, मुनाफा बहुत बड़ा है जी। तो साथियों, संकट का हल क्या है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले तो संकट का जो पूरा स्वरूप है, जो भयावह संकट आप बात कर रहे हैं, उसका स्वरूप समझना शायद ज़्यादा ज़रूरी है। उसका एक पहलू जो मैं समझ पाया हूँ कि सिर्फ रोज़गार की संख्या समस्या नहीं है, रोज़गार का जो स्वरूप है, मतलब किस तरह की नौकरियाँ उपलब्ध हैं, जिसमें बहुत कोई सुरक्षा नहीं है, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, इस तरह के रोज़गार जहाँ पे सम्मानित किस्म का काम नहीं है, जिसको ILO में डिसेंट वर्क अपॉर्चुनिटीज़, और जो फॉर्मल, जो अच्छे एम्प्लॉयमेंट की जो संभावना है वो बहुत तेज़ी से गिरती जा रही हैं, और रोज़गार आ भी रहे हैं तो मुख्य रूप से इस तरह के रोज़गार जो मानव सम्मान के विपरीत है और मज़दूरों के अधिकारों के विपरीत है।
क्या आप इससे सहमत हैं? दीपा, आप बताएं। जी, तो आंकड़े भी यही दिखाते हैं कि जैसे, और ये उसी बात से जुड़ा हुआ है जो हम लोग बात कर रहे थे, कि क्योंकि हमारे देश जैसे विकासशील देशों में जो स्थिति है, कोई बेरोजगार तो नहीं रह सकता है। तो अगर नौकरियां नहीं है, लोग कुछ ना कुछ करेंगे, पकोड़े बेचेंगे। और आंकड़ों में भी वही दिखता है कि जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी है, कि स्वरोजगार जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे रोजगार में। और उसमें इसका मतलब नहीं है कि लोग कुछ बड़े बड़े बिजनेस चला रहे हैं, पकोड़े ही बेच रहे हैं या सब्जी बेच रहे हैं या अपने खेत पे, छोटा सा खेत है उस पे काम कर रहे हैं। बहुत अलग अलग जैसे जो असंगठित क्षेत्र में काम होते हैं वो बहुत बड़ी संख्या में है, और ओवरऑल असंगठित क्षेत्र भी बहुत बड़ा है। और तो जो सोशल सिक्योरिटी की भी हम बात करते हैं कि रोजगार के साथ जैसे पेंशन हो या छुट्टी हो या मातृत्व भत्ता हो, ये सारे चीज़ें भी बहुत ही कम संख्या में लोगों को मिलती है। जैसे लगभग 5% महिलाएं होंगी जो ऐसे नौकरियां में हैं जहां पे उनको मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट की फायदा भी मिल सकती है, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे काम में है जिसमें कोई इस तरह की सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं है। मैटरनिटी बेनिफिट मतलब ये है कि अगर कोई गर्भवती हो जाए तो उस दौरान और अपने बच्चे को संभालने के लिए कुछ लीव जिसमें उनको तनख्वाह मिले। जैसे मैं एक सरकारी विश्वविद्यालय में काम करती थी, तो वहाँ पे अगर बच्चा हो तो 6 महीना आपको फुल्ली पेड छुट्टी मिलता है, ताकि आप अपना डिलीवरी भी हो, स्तनपान भी कर पाएं और उसके बाद आप वापस आएं। लेकिन अगर आप अपने खेत में काम कर रहे हैं या किसी कंस्ट्रक्शन साइट में काम कर रहे हैं, तो आप काम बंद कर देंगे जब आप नहीं कर पा रहे हैं, और उस समय का वेतन आपको कहीं और से नहीं मिल रहा है। तो ये रोजगार के साथ ही जुड़ा हुआ होता है। अगर फॉर्मल नौकरी है तब आपको छुट्टी मिल सकता है, लेकिन नौकरी ही इस तरह की है कि आप उन कानूनों के दायरे में भी नहीं आते हैं जिससे आपको ये सोशल सिक्योरिटी मिल सकता है। तो इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी समस्या है, और उसी के जुड़ा हुआ है कि वेज रेट्स भी कम है। तो रोजगार है, लेकिन कितना कमा रहे हैं लोग, जी, उस पे भी हम अभी आएंगे। लेकिन हिंदुस्तान में शायद 10 में से 9 मजदूर असंगठित हैं। संगठित फॉर्मल सेक्टर के अंदर भी असंगठित मजदूरी, मतलब इनफॉर्मल मजदूरी बढ़ती जा रही है। तो रवि, यही सवाल के रोजगार के जब संकट, भयावह जो संकट है, संख्या सबसे बड़ी समस्या है या रोजगार का स्वरूप? वो क्या बड़ा संकट, बड़ा क्या है? हर्ष, ये दोनों चीज़ें एक ही बात कहती हैं, और वो ये है कि अर्थव्यवस्था में सही मात्रा में, सही गुणात्मकता के, क्वालिटी के जॉब्स जनरेट नहीं हो रहे हैं। जी, ये समस्या दोनों तरह की है। जॉब्स जिस तरह के जॉब्स अर्थव्यवस्था में जनरेट होने चाहिए, जिस तरह के रोजगार बनने चाहिए, जिनका सृजन होना चाहिए, वो नहीं हो रहे हैं। और जहाँ एक और अर्थव्यवस्था का विस्तार हो रहा है, कॉरपोरेट सेक्टर का भी विस्तार हो रहा है, सरकारी क्षेत्र का भी विस्तार हो रहा है, लेकिन उनमें भी जो नौकरियां आ रही हैं या जो नौकरियां बनाई जा रही हैं, वो कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स हैं, ठेके पर उन जॉब्स को किया जा रहा है। तो उनकी भी परिस्थिति ऐसी है कि जैसा कि दीपा जी ने कहा, उनमें भी लोगों को सही तरह की नौकरियां नहीं मिल पाती हैं। और ये संकट सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा बड़ा संकट है, वो पढ़े लिखे नवयुवकों के लिए है। जी, क्योंकि 15 साल पढ़ाई करने के बाद उनके दिमाग में कुछ आशा रहती है कि वो किस तरह की नौकरियां करेंगे, और उसके बाद उनको 5,000 रुपये की अगर ठेके की नौकरी पर करना पड़ता है, या जैसा कि आप जानते हैं देश भर में चपरासी की कुछ नौकरियां मिलती हैं, उसके लिए भी लाखों, कहीं कहीं करोड़ों भी अर्जियां आती हैं। जब देश में ऐसी परिस्थिति हो तो ये सचमुच ही एक बहुत ही एक विस्फोटक स्थिति है, भयावह भी है और विस्फोटक भी है। इसलिए दोनों तरह की बातें मिली हुई, सही मात्रा में जॉब्स भी नहीं निर्मित हो रहे हैं, और वो उनकी जो क्वालिटी है, गुणात्मकता है, जो हो भी रही हैं वो बहुत, जो हो रहे हैं, वो जिस प्रकार के रोजगार सृजित हो रहे हैं, वो बहुत ही, उनकी क्वालिटी बहुत ही पुअर है। एक अगला सवाल जो इसी से जुड़ा हुआ है वो वेतन का, कि हम किस तरह का मानदेय जो काम हम कर रहे हैं। देश का आर्थिक विकास तो का अगर ग्राफ हो तो बढ़ता जा रहा है,
लेकिन अगर औसत वेतन हम देखें मजदूरों का, वो लगभग ज्यों के त्यों रह रहा है। इसका मतलब है कि असमानता बढ़ती जा रही है। जो मालिक हैं वो उनका धन बढ़ता जा रहा है, लेकिन मजदूरों की स्थिति ज्यों के त्यों रह रही है। क्या इससे आप सहमत हैं रवि, दीपा? पिछले 10 साल के अगर आप आंकड़े देखें तो ये आंकड़े ये दिखाते हैं कि जो मजदूरी की दर है वो करीब करीब स्थिर है। लेकिन इसमें कुछ चौंकाने वाली चीज़ें भी हैं। मजदूर दो तरह के होते हैं। एक तो जो आकस्मिक मजदूर है, कैजुअल वर्कर जिनको हम कहते हैं। दूसरे वे जो माहवार सैलरीज पर या मजदूरी पर काम करते हैं, जिनको हम रेगुलर वर्कर्स कहते हैं। आंकड़े ये दिखाते हैं कि रेगुलर वर्कर्स की जो मजदूरी है वो तो एक्चुअली ऋणात्मक गति से बढ़ी है पिछले 10 सालों में। इसके मतलब इनमें कुछ बहुत निचली श्रेणी के भी मजदूर आते हैं जो घरों में काम करती हैं, औरतें वगैरह, और उच्च श्रेणी के भी मजदूर आते हैं। इनका बढ़ा है, इनकी घटी है मजदूरी, इनकी जो रियल वेजेस है वो घटी हैं। और जो आकस्मिक मजदूर हैं वो करीब करीब स्थिर है, बहुत ही मामूली वृद्धि में हुई है। अगर दोनों को हम मिला दें, मतलब समूचे अगर हम मजदूर वर्ग को देखें किसी भी श्रेणी में, तो उनकी मजदूरी दर पिछले 10 साल से लगभग स्थिर है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो जहाँ एक और, जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि आमदनी बढ़ रही, देश की आमदनी बढ़ रही है, देश का उत्पादन बढ़ रहा है, लेकिन इनकी जो मजदूरी की दर है वो स्थिर है। इसके मतलब ये कि उनका जो प्रोपोर्शन है, उनका जो हिस्सा है राष्ट्रीय आय में, वो कम घटता चला जा रहा है। और उनके बीच और पूंजी के जिनके पास पूंजी है, जो पूंजी के जो संपत्तिधारी हैं, उनके बीच का अंतर बढ़ता चला जा रहा है। दीपक, क्या ये, क्योंकि आप अर्थशास्त्री हैं, क्या हर विकासशील देश में यही स्थिति है या कुछ विशेष हमारे यहाँ समस्या है? मतलब चीन को देखें या और देशों को देखें जहाँ पे आर्थिक विकास हुआ है, क्या मजदूरी भी बढ़ी है या वहीं? ये ज़रूरी नहीं है कि आर्थिक विकास के साथ ये हमेशा ये हो कि असमानता इस दर से बढ़े, जैसे हम देख रहे हैं। जो डिबेट आजकल चल भी रहा है कि वृद्धि के साथ साथ असमानता बढ़ता है, तो इस पे बात करने की ज़रूरत नहीं है, पर ये ऐसा नहीं हुआ है। दुनिया के बहुत सारे देशों में हमने देखा है कि आर्थिक वृद्धि के साथ साथ जो मजदूर है उनकी भी स्थिति बेहतर हुई है, और उसी को हम विकास बोलेंगे, ना कि चीन में बेहतर हुई। लेकिन अभी रिसेंटली चीन में भी इनइक्वालिटी, असमानता तो बढ़ रहा है, जहाँ पर भी ये जिसको हम नियो लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज बोलते हैं, पूरा फ्री मार्केट पे डिपेंड करके, वहाँ पे असमानता बढ़ता है, पर वो एक ही तरीका नहीं है एक आर्थिक व्यवस्था ऐसे के लिए। कोई उदाहरण हो आप दोनों बताएं किसी देश में जहाँ पे आर्थिक विकास भी तेज हुई है लेकिन मजदूरों की स्थिति भी बेहतर हुई है? कुछ उदाहरण अगर आप देना चाहें। देखिए, करीब करीब हर देश में कुछ ऐसे दौर हैं जिनमें इन परिस्थितियों को हम देख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर चीन की बात हुई। चीन में ही सन 78 से लेके लगभग सन 90 या उसके बाद तक के दशक में मजदूरी काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। आज भी जो वास्तविक मजदूरी है चीन में, वो भारत से तिगुनी के करीब है। रियल इनकम्स, जो रियल वेजेस है, वो भारत से तिगुनी है। उसी तरह से भारत में भी अगर हम देखें तो एक दौर था जिसमें मजदूरी काफ़ी तेज़ी से बढ़ी थी। वो कौन सा दौर था? ये दौर लगभग सन 80-85 तक के बीच का जो दौर था, उस दौर में मजदूरी की गति बढ़ने की तेज़ थी। बल्कि अगर इस 10 साल के पहले भी हम देखें तो मजदूरी की गति हालांकि राष्ट्रीय आय से कम तेज़ी से बढ़ी, लेकिन कम से कम स्थिर नहीं थी। आज की स्थिति तो ये है कि मजदूरी की दर भी स्थिर है और दूसरी ओर जो असमानता है वो भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। जैसे अगर हम वो ब्राज़ील में भी, जो बहुत ही ज़्यादा असमानता वाला देश है, लूला का जो पिछले पीरियड था, उस समय हम देखते हैं कि मजदूरी, वेजेस बढ़े और असमानता घटा और इकोनॉमी भी बढ़ ही रही थी। तो ये संभव है अगर नीतियाँ आप सही बनाएं। मैं इसी जो आप कैजुअल वर्क, क्वालिटी ऑफ वर्क की बात कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि मैं सरकार में 20 साल काम किया हूँ। सरकारी नौकरी का मतलब ये था कि कम से कम एक आपकी सामाजिक सुरक्षा भी होती थी, पेंशन भी तय था, आपको कोई आसानी से नौकरी से निकाल नहीं सकता था।
कुछ सुरक्षाएं थी। आज जो रोज़गार सरकार में भी हो रहा है, चपरासी वगैरह का तो दूर, अभी तो हम अग्निवीर में हमने देखा कि फौज में भी यही स्थिति है, शिक्षकों की यही स्थिति है, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की भी यही स्थिति है। तो क्या ये समस्या को और ज़्यादा गंभीर नहीं कर रहा है कि सरकार जब खुद रोज़गार पैदा कर रही है, वो भी सुरक्षित रोज़गार नहीं है? ये ज़रूर, ये बात आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे आपने कहा, जो नया रोज़गार सरकार में क्रिएट हो रहा है खास करके महिलाओं के लिए, वो सारे इसी तरीके के हैं जिनको वॉलंटियर कहते हैं या ऑनररी वर्कर कहते हैं। आशा, आंगनवाड़ी वर्कर या पशु दीदी, कहीं पे न्याय सखी, स्वच्छता सखी, ड्रोन दीदी, ये जो अलग अलग जो काडर्स बन रहे हैं, जिसमें जो काम वो कर रहे हैं वो बहुत ही एसेंशियल काम है। बच्चों को खाना खिलाना, वजन लेना, टीकाकरण करवाना, ये सारे काम बहुत ही ज़रूरी काम है जिसके बिना हम विकास का बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब सरकार भी इन लोगों को रोज़गार कहती भी नहीं है सरकार, जब इनसे काम करवाती है सरकार, इनके काम की सही पहचान नहीं कर रही है। ये इसको रोज़गार के रूप में देख ही नहीं रही है। एक वॉलंटियरिज्म में इसको डाला जाता है और फिर उनको महीने में 6,000, 7,000, कहीं 4,000 भी, या पर पीस रेट के तरीके से। जैसे आशा में उनका महीने में सैलरी भी कुछ है नहीं, वो जितने टीकाकरण कराती हैं उतना पैसे मिलते हैं, जितने महिलाओं को वो हॉस्पिटल ले जाती है उतने पैसे कमाती है। तो इस तरह का जो फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो सरकार में भी हम बढ़ते हुए देख रहे हैं। और शिक्षकों का भी यही स्थिति है जी, पैरा टीचर्स के, और अब तो कॉलेजों में भी संविदा पर, कॉलेजेस में संविदा पर रखे जा रहे हैं टीचर। ये बिल्कुल नया है नहीं? इसकी शुरुआत 20-25 साल से हुई है, आज से नहीं हुई है, लेकिन ये बढ़ती हुई प्रवृत्ति रही है। और अब ये स्थिति, जैसा आपने कहा, अब ये स्थिति आ गई है कि सेना में भी भर्तियां जो की जा रही हैं वो भी संविदा पर की जा रही हैं। तो ये और समूचे तौर पर देखें तो लगभग 40% इस समय सरकारी कर्मचारी जो हैं वो संविदा पर है। और कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन में भी स्थिति खराब हो रहा है। जैसे यूनिवर्सिटीज़ में पहले 1 साल का, 2 साल का, 1 सेमेस्टर का कम से कम आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता था। अभी जो गेस्ट टीचर्स होते हैं उनको पर लेक्चर पेमेंट दी जा रही है। तो उनका रिश्ता क्या बन सकता है स्टूडेंट्स के साथ, या अपने मतलब जो ज्ञान वो शेयर करना चाह रहे हैं उससे वो बहुत ही मुश्किल है। और उसमें बहुत कुछ जो काम जाता है क्लासरूम के बाहर, जैसे आप क्लास की तैयारी करते हैं, एग्जाम पेपर करेक्ट करते हैं, वो सब गिना नहीं जाता है जितने घंटों का आपको पेमेंट मिल रहा है। तो इसमें बहुत इश्यूज है। तो हम लोग बहुत इस संकट के अलग अलग आयाम देखे हैं। एक ये बातचीत अधूरी रहेगी अगर महिला रोजगार की बात ना करें। अगर मैं सही समझ पाया हूँ, महिलाओं का रोजगार में जो बड़े अर्थव्यवस्थाएं हैं अलग अलग देशों में, हमारा सबसे कम है। उसका क्या कारण है और वो कम होता जा रहा है? महिलाओं का रोजगार का जो विशेष संकट है उसका स्वरूप के बारे में थोड़ा आप लोग बात करना चाहें। एक बात तो रवि जी ने शुरू में ही बोला कि सांस्कृतिक कारणों से भी है कि महिलाओं को बाहर बहुत दूर नहीं जाते हैं काम करने, पर उससे जुड़ा हुआ, उस पर ही हम आते, पर उससे जुड़ा हुआ ये भी है कि जिसको हम अनपेड वर्क या केयर वर्क बर्डन्स कहते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा है। महिलाओं को घर का काम भी करना होता है, बाहर का भी काम करना होता है। इस स्थिति में कुछ एक तरीके के नौकरियां हैं जो महिलाएं खोजती हैं, और जब ओवरऑल ही नौकरियां कम है जो हम इतने देर से बात कर रहे हैं, उस पे फर्स्ट कॉल तो पुरुषों की ही होती है। महिलाओं को और मुश्किल होता है उस नौकरी तक पहुंचना। किस तरह के रोजगार महिला ढूंढती हैं? अगर हम देखें कि महिला किस तरह के रोजगार ढूंढती है, जो सर्वे से भी निकलता है कि जिसमें थोड़ा फ्लेक्सिबल टाइमिंग हो, घर के पास हो। पहला कंडीशन होता है कि घर के पास अगर नौकरी हो, पर ये भी बदल रहा है जैसे जैसे महिलाएं ज़्यादा क्वालिफाइड हो रही हैं, लेकिन सेफ्टी, सुरक्षा, एक मोबिलिटी में जो समस्याएं आती है, ये सारे चीज़ें भी इश्यूज बन जाती हैं जब महिलाओं के लिए काम का हम लोग बात करते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं जोड़ना चाह रही थी कि जब हम आंकड़े देखते हैं, अगेन अभी पिछले 3-4 साल में आंकड़े ये दिखा रहे हैं कि महिलाओं में रोजगार एक्चुअली बढ़ रहा है। जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, जिसको सरकार के भी कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा दिखाया जा रहा है कि ये बहुत अच्छी बात है कि इतने सालों से जो घट रहा था अभी लग रहा है कि पकड़ में आ रहा है।
लेकिन उसमें अगर हम देखें कि पेड एम्प्लॉयमेंट कितना है, वो अभी भी बहुत कम है। आधे से ज्यादा महिलाएं स्वरोजगार में है। उसमें भी एक कैटेगरी है अनपेड हेल्पर। तो वो अपने परिवार में किसी के अंडर वो काम, जैसे मान लीजिए खेत अपने पति के नाम पे है या ससुर के नाम पे है, वो उसमें जाके काम कर रही है। लेकिन जो पेड एम्प्लॉयमेंट होता है महिलाओं का, मजदूरी हो या रेगुलर, वो नहीं बढ़ रहा है उतना। रवि, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं क्या? महिलाओं का भारत में क्यों विशेष संकट है रोजगार का? ये दो पूरे विश्व स्तर पर दो क्षेत्र हैं जिनमें महिला रोजगार की ये स्थिति है। एक तो जिसको मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका का क्षेत्र जिसको कहते हैं मीना क्षेत्र कहते हैं, दूसरा ये दक्षिणी एशियाई क्षेत्र है जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश कमोवेश ये आते हैं। नेपाल की स्थिति थोड़ी सी भिन्न है, श्रीलंका की स्थिति थोड़ी सी भिन्न है इनमें। जो कारण है वो ये कि जो यहाँ पर पेट्रियार्कल समाज है वो बहुत, उसकी जकड़ इन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा है। और इसीलिए जो जिन सांस्कृतिक और सामाजिक कारणों की हम बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनकी जकड़ इन क्षेत्रों में और क्षेत्रों के मुकाबले ज़्यादा है। और जगहों पर इसका किसी धर्म विशेष से या किसी उससे मतलब नहीं है, लेकिन पितृप्रधान समाज इनमें बहुत महत्वपूर्ण है। और इसका धीरे धीरे जो शिक्षित महिलाएं हैं उनमें भी कुछ हद तक तो शहरी क्षेत्रों में निश्चित रूप से एक प्रवृत्ति है, कोशिश करती हैं महिलाएं रोजगार लेने की या प्राप्त करने की। लेकिन मुख्य रूप से अगर आप देखें तो ज़्यादातर शिक्षित महिलाएं अभी भी पढ़ लिखने के बाद भी रोजगार नहीं करती हैं या रोजगार नहीं कर पाती हैं। तो ये एक बड़ा भारी एक समुदाय है जो कि जिसका योगदान मानदेय के आधार पर अर्थव्यवस्था में हो सकता था, नहीं होता है। योगदान तो बहुत बड़ा है, महिलाएं काम करती हैं, हर तरह का काम करती हैं, लेकिन उसका पारितोषिक उनको नहीं मिलता है, और घर के बाहर नहीं काम करते। दुनिया भर में लोग मतलब ये आकलन है कि 2/3 काम श्रम महिलाएं करती हैं, लेकिन जितना पेड वर्क जिसके लिए उनको मानदेय मिलता है वो बहुत कम है और कम होता जा रहा है। लेकिन कहीं एक विडंबना सी भी है, आप कह रहे हैं कि महिला जहाँ सामाजिक समानता नहीं है वहाँ वो अर्थव्यवस्था में शामिल नहीं हो सकती, लेकिन जब तक वो अर्थव्यवस्था में आगे नहीं बढ़ पाए तब तक वो उसकी सामाजिक स्थिति बेहतर नहीं हो सकती ना। तो ये दोनों साथ में चलते। और यहीं पे फिर से अगर हम पॉलिसी की बात करें कि तो जब ये स्थिति है तो हम क्या कर सकते हैं जिससे महिलाओं के इतने बैरियर्स हैं उसको तोड़ने के लिए कि वो काम पे आ सकें, वो नहीं है, वो भी नहीं है हमारे देश में। जैसे हम पहले मातृत्व भत्ता का बात कर रहे थे, बच्चों के देखरेख के लिए क्या सुविधाएं हैं। महिलाओं का बहुत समय जाता है। आप अभी टाइम यूज सर्वे अगर देखें, लगभग औसतन 3 घंटे प्रतिदिन महिलाएं खाना बनाने में समय जा रहा है। तो उसको कैसे कम किया जा सकता है? ये कि घर में काम इक्वली बांटे, लेकिन अगर गैस सिलेंडर हो, अगर प्रेशर कुकर हो, इस तरह की सुविधाएं हो तो खाना बनाने में समय भी पूरा घटेगा। पानी लाने में, जो फ्यूल कलेक्ट करने में, इन सारे चीज़ों में भी महिलाओं का बहुत समय जाता है। तो ये सब बदलेंगे तो वो ज़्यादा निकल पाएंगी, और जब निकलेंगी तब सुरक्षा का क्या सुविधा है, मोबिलिटी का क्या सुविधा है, ये सारे चीज़ें करेंगे तो मुझे लगता है कि जो चाइल्ड केयर की, तो जो पेट्रियार्की का एक बैरियर है उसको तोड़ने के लिए जो टूल्स देना है हमें महिलाओं को, वो भी नहीं है। तो हमने एक सर्वेक्षण किया था हर्ष, कुछ समय पहले, महामारी के जस्ट पहले एक सर्वेक्षण किया था, और उसमें हमने नवयुवतियों का और युवकों का दोनों का सर्वेक्षण किया था। और हम काफ़ी अचंभित थे इस बात से कि जो लड़कियां पढ़ रही थी 15 बरस से 19 बरस के बीच में, 15 बरस से 24 बरस के बीच में, 100% लड़कियां, उनका लक्ष्य ये था कि पढ़ाई के बाद वो नौकरी करना चाहती थी, वो रोजगार करना चाहती थी। लेकिन असलियत ये थी कि पढ़ने के बाद उनमें से मुश्किल से 10-15% जो लड़कियां थीं वो नौकरी या रोजगार कर पा रही थी। परिवार इजाजत नहीं देती इसलिए, या मौके नहीं थे? तो उन्होंने जिन बातों की बात दीपा कर रही हैं उस सर्वेक्षण में उन्होंने इन्हीं कारणों को इंगित किया। एक तो मेरा पति नहीं चाहता है कि मैं काम करूं, मेरे घर वाले नहीं चाहते हैं कि मैं काम करूं, मैं घर के पास ही काम ले सकती हूं, दूर जाके काम नहीं कर सकती हूं,
मेरे बच्चों को देख रेख करने के लिए घर में कोई नहीं है, इसलिए मैं काम नहीं कर सकती हूँ। तो कुल मिला के और सेफ्टी के और वर्क प्लेस सेफ्टी के जो जगह हैं उनमें सुरक्षा का कोई इंतज़ाम नहीं है, जो कार्यस्थल है उनमें कोई सुरक्षा का इंतज़ाम नहीं है, इसलिए भी मेरे घर वाले मुझे काम करने नहीं देना चाहते हैं। तो जिन बातों की बात दीपा जी ने कही वही बात महिलाएं खुद भी स्वीकार करती हैं। तो ये मौका होना और काम करने देना भी मुझे लगता है जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये चीज़ें बदलती रहती हैं। अगर कोई सरकारी नौकरी हो फॉर इंस्टेंस, तो ऐसे इलाकों में भी हमने देखा है जहाँ पे यूजुअली महिलाएं बाहर नहीं निकलती, लेकिन सरकारी स्कूल टीचर की नौकरी मिल जाए तो परिवार उसको नहीं रोकते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। तो नौकरी के क्वालिटी पर भी डिपेंड करता है कि परिवार कितना साथ दे रहा है। नहीं तो हम भी एक यंग लड़कियों के साथ सर्वे कर रहे थे तेलंगाना में, जहाँ पे यही निकला कि सब लोग नौकरी करना चाह रही थी और ऐसे लड़कियां थी जो पढ़ने के लिए उनको भेजा गया था सिटी में, पर नौकरी के लिए नहीं भेज रहे थे। और उसमें कारण यही था कि जब पढ़ने के लिए भेजेंगे वहाँ पे हॉस्टल है, हमें पता है कि कोई देखरेख कर रहा है इन लोगों का, वहाँ से बाहर नहीं जाते हैं। अभी नौकरी में भेजेंगे तो वो रहेगी कहाँ, उसका क्या होगा, सुरक्षा का बहुत सारे सवाल थे। तो ये कॉम्प्लिकेटेड है। मुझे लगता है कि जो हम एक कल्चर के बास्केट में डालते हैं वो भी बदलते रहता है और नीति से जुड़ा हुआ, जैसे वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स की बड़ी संख्या हो, वही बहुत फर्क कर सकता है। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जी जी। तो अभी की बातचीत से बहुत कुछ मुझे लगता है साफ हुआ कि रोजगार का संकट का के अलग अलग आयाम क्या हैं। सुरक्षित, सम्मानजनक, अच्छे वेतन के रोज़गार सरकार में भी कम होते जा रहे हैं और गैर सरकारी क्षेत्र में तो बिल्कुल ही बढ़ता जा रहा है। और महिला विशेष तौर पे चुनौतियां उनके सामने हैं इन रोज़गार के लिए। पढ़े लिखे नौजवानों की एक विशेष समस्या बेरोज़गारी, इसके बहुत अलग अलग पहलू हम समझ पाए। अब जो बातचीत जिस दिशा में मैं बातचीत को ले जाना चाहता हूँ, ये समझने के लिए कि इस समस्या का हल है भी कि नहीं। हमारे प्रधानमंत्री बहुत गर्व से कहते हैं कि भारत अब दुनिया का के 5वें सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। लेकिन ये भी याद करना ज़रूरी है कि G20 जो 20 देश थे जिसके हमने अध्यक्षता की, उस पूरे G20 के सारे देशों में सबसे कम प्रति वेतन आय हिंदुस्तान में था। तो अर्थव्यवस्था जितनी भी बढ़े, हम 5वीं से 30वीं तक पहुंच जाएं, लेकिन अगर गरीब की स्थिति वही रही, उनमें कुपोषण भी रहा और शिक्षा के लिए को प्राप्त करने के भी जो दिक्कतें हैं वो बनी रहीं, इस सब के केंद्र में मुझे लगता है रोज़गार का सवाल है। अच्छे रोज़गार, सुरक्षित रोज़गार, सुनिश्चित रोज़गार, इसकी संभावनाएं जब तक अर्थव्यवस्था नहीं पैदा कर पाए तब तक इस देश में विकास, एक किस्म का विकास होगा, लेकिन आम लोगों को उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसके हल हैं भी कि नहीं और किस तरह के हल हैं, मैं अनुरोध करूँगा कि अब दोनों कुछ बातचीत करके। रवि, मुश्किल सवाल है मैं जानता हूँ, लेकिन जब तक इसका सामना हम नहीं कर पाएंगे, हम लोग कहते रहेंगे अब सरकार और रोज़गार पैदा कर लेगी। ये हम अलग अलग राजनीतिक दलों से सुन रहे हैं, ये सही है, ज़रूरी है, लेकिन ये हल नहीं है। तो हर्ष, कुछ इस तरह से समझें कि जो समाधान है वो उनकी सीढ़ियाँ हैं। ऊपरी सीढ़ी पर वे समाधान हैं जो बहुत जटिल हैं और अर्थव्यवस्था से की जो दीर्घकालीन जो व्यूहरचना है, स्ट्रैटेजी है, उससे संबंधित है, विकास की रणनीति से संबंधित है, स्ट्रैटेजी ऑफ डेवलपमेंट, मॉडल ऑफ डेवलपमेंट से संबंधित। उसके बारे में भी तो बात करी। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि वो एक ऊपरी सीढ़ी पर है। उसके नीचे वे समाधान हैं जो पहुँच के कुछ बाहर हैं और जिनके रैमिफिकेशंस और क्षेत्रों में भी हैं, वित्त पे भी हैं। तीसरी निचली सीढ़ी पर वे हैं जो पहुंच के थोड़ी बाहर है या पहुंच के अंदर है। अगर थोड़ा सा पॉलिटिकल विल सरकारें दिखाएं तो उन तक हम पहुंच सकते हैं। देयर, जिसको हम लोग लो हैंगिंग फ्रूट्स कहते हैं। ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल ही
उनके पीछे कोई व्यू रचना बनाने की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए भी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी चाहिए होगी, पर policy ज़्यादा making संभावना चाहिए होगी, है। लेकिन ज़्यादा संभावना है। नीचे से शुरू करें तो जिस तरह की बातें हम लोग कर रहे हैं, उदाहरण के तौर पर वैकेंसीज को भरना, सरकार एक मॉडल एम्प्लॉयर के रूप में आए और वो मॉडल एम्प्लॉयर के रूप में स्टैंडर्ड सेटिंग करे। स्टैंडर्ड सेटिंग ना सिर्फ रोजगार में सरकार भी ना सिर्फ रोजगार पैदा करे, लेकिन अच्छे रोजगार जी, और वो स्टैंडर्ड सेटिंग सिर्फ अपने ही उसमें नहीं करे, उसकी जो पूरी सप्लाई चेन्स हैं उनमें भी वो स्टैंडर्ड सेटिंग करे। मतलब सरकार जहाँ से खरीदती है, जहाँ से खरीदती है, जिन फर्मों से खरीदती है, उनको भी बाध्य करे कि वो कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन ना करें, वे मिनिमम वेजेस दें, सोशल सिक्योरिटी दें, फॉर्मलाइज करें अपनी चेन्स में। और महिला को सुरक्षित महिलाओं के लिए वो उनको सुरक्षित उनके लिए एफर्मेटिव एक्शन द्वारा उनके लिए उनकी नियुक्तियां करें और उनके लिए वो जरिए पैदा करें जिससे महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार में आए। सबसे नीचे के कदम सीढ़ी पर तो ये आता है। दूसरे सीढ़ी पर वो नीतियाँ आती हैं जिनमें सरकार इस तरह के इंसेंटिव प्रोत्साहन दे सकती है उद्योग को कि वे ज़्यादा लोगों को रोज़गार दे, बनस्पत ये कि सस्ती पूंजी के माध्यम से वो पूंजीगत व्यय को बढ़ाए। मैं समझ नहीं पाया थोड़ा। जैसे अब आज का जैसे सरकार का एक इनिशिएटिव है जो कि बहुत महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है, पीएलआई इनिशिएटिव जिसको कहते हैं। तो पीएलआई इनिशिएटिव क्या है? पीएलआई इनिशिएटिव ये है कि सर अगर जो अपेक्षाकृत कुछ क्षेत्रों को छोड़कर अपेक्षाकृत जो पूंजी प्रधान क्षेत्र हैं कुछ जिनको सरकार ने ईयर मार्क किया है, इंगित किया है, उनमें वो अगर एक बिंदु तक अगर वो उत्पादन में वृद्धि करते हैं तो सरकार उनको सब्सिडी देती है। And that subsidy is mainly in the form of a capital subsidy. Essentially, it's a capital subsidy. अगर capital subsidy देने के बजाय उनके employment को subsidize करें, additional employment को subsidize करें, formal employment को subsidize करें, तो संभवतः एक रास्ता अख्तियार हो सकता है जिसमें हम प्रेरित वो कर सकती है उद्योगों के वो एक रास्ते से बढ़ें कि वो कंपनी और रोजगार पैदा करे और अच्छे किस्म का रोजगार पैदा करे, सरकार आपको उसके लिए सहायता करेगी। उसी तरह से कंपनियों को प्रेरित करे कि वो प्रशिक्षण के क्षेत्र में शामिल हो, सम्मिलित हो, क्योंकि आज इस समय कंपनियों ने एक हाथ की दूरी बना रखी है स्किल डेवलपमेंट से, प्रशिक्षण से। वो सरकार की जिम्मेदारी बनाई हुई है। तो ये दूसरे स्तर पर है। और तीसरे स्तर पर देखिए हो क्या रहा है, जो स्ट्रक्चरल रीजंस हैं वो देश को भी और ग्लोबल इकोनॉमी को एक दिशा में ले जा रहे हैं। जो कैपिटल इंटेंसिव पाथ ऑफ डेवलपमेंट और अब एआई वगैरह के आने की वजह से उसमें और ज़्यादा एक विकार पैदा हो रहा है। उस परिस्थिति में कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी, कौन सी ऐसी व्यू रचना अपनाई जाए जिसमें कि श्रम प्रधान रणनीति विकास की भारत आज की परिस्थितियों में अख्तियार कर सके, क्योंकि आज की परिस्थितियाँ वो नहीं है जो सन 60 और सन 70 या सन 80 में थी। तो आज की परिस्थितियों में क्या किया जा सकता है, इसके बारे में गहरे मंथन की ज़रूरत है। कितना जोर विनिर्माण पर दिया जाए, मैन्युफैक्चरिंग पर दिया जाए, सर्विसेज में किस क्षेत्र पर कितना जोर दिया जाए। तो मुझे लगता है कि 3 स्तर पर हमें समाधानों के बारे में मैं इसमें थोड़ा सा जोड़ना चाह रहा हूँ कि 2 सेक्टर्स, एक कृषि के उत्पादकता को बढ़ाएं और फिर जो जिसको एमएसएमई सेक्टर कहते हैं कि जो निर्माण में जो सबसे छोटे इकाइयां हैं उनको सपोर्ट करना है। उनमें भी, इन दोनों में रोजगार का जो सृजन है वो एमएसएमई सेक्टर से, माइक्रो और स्मॉल सेक्टर से मुख्य रूप से उसके माध्यम से ही होगा। और कृषि में आज भी, जैसा कि आप कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, उसमें लेबर एब्जॉर्प्शन की और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की आज भी काफ़ी क्षमता है। तो दीपा, बहुत एक अच्छा आपने एक किस्म का एक स्ट्रक्चर समझने के लिए दिया है। हम और आप बहुत सालों से सरकारी नीतियों पे कि गरीब और जो शोषित समाज के अलग अलग हिस्से, उनके पक्ष में कानून और योजनाएं कैसे बनाए जाएं। तो रोजगार को बढ़ाने के लिए क्या कदम सरकार को उठाने चाहिए? तो ऐसे इन्हीं सीढ़ियों के एग्जाम्पल से अगर हम लोग सोचें तो पहले सीढ़ी वाले बहुत सारे चीज़ें हैं जो सरकार कर सकती है, और वो
हमें तुरंत कर दूसरे सकते हैं। तीसरे पर चढ़ने में भी बहुत उस दिशा में भी ले जाते हैं। जैसे नरेगा को बढ़ाना, नरेगा अभी 100 दिन का है प्रति हाउस होल्ड पर, 1 साल का, उतना भी पूरा नहीं होता है। लेकिन नरेगा में वेतन कितना है, वो अगर जो मार्केट में मिल रहा है जो न्यूनतम वेतन से भी कम है, उससे भी कम नरेगा का वेज है, और नरेगा का वेज अगर देरी से मिल रहा है लोगों को तो उसकी डिमांड भी घट रही है। लेकिन अगर नरेगा ठीक से चले, उससे वो जो अभी हम बात कर रहे थे कि सरकार एक मॉडल एम्प्लॉयर बने, वो हर चीज में बने। शहरी रोजगार गारंटी क्या हम सोच सकते हैं, सरकारी वैकेंसीज तो भरना ही भरना है, उसके साथ साथ सरकार के अलग अलग कार्यक्रम में और भी बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है। टीचरों की कमी है, नर्सेस की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, लैब टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, फार्मासिस्ट। अगर हम चाइल्ड केयर की बात करें तो चाइल्ड केयर वर्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी, और विकलांग लोगों के लिए। अभी जो एज लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रहे हैं तो बुजुर्ग लोगों की देखभाल के लिए भी लोगों की ज़रूरत होगी। और ये सारे ऐसे काम हैं जो ब्रॉडली हम लोग केयर इकोनॉमी में देखते हैं, जो कोई मशीन नहीं कर सकता है। और एक चीज़ मैं जोड़ना चाह रहा हूँ इस पहले श्रेणी में, मुझे लगता है कि सरकार ये तो तय करे कि आज जो सरकारी रोजगार में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं, उनको सही सुरक्षित तरीके से, जो आशा हैं, जो ICDS वर्कर हैं, इन सब को हम एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय माने, और अग्निवीर को तो खत्म ही कर दें। बिल्कुल। तो वो जो मॉडल एम्प्लॉयर जब हम कह रहे हैं वही है कि सरकार किसी को ऐसे रोजगार में ना रखे जहाँ पे आप ये मिनिमम कंडीशंस नहीं मीट कर रहे हैं, कि एक जॉब सिक्योरिटी है, एक मिनिमम वेज है, आपका कुछ सोशल सिक्योरिटी है, वो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। जैसे अगर आप किसी सिक्योरिटी फर्म को दे रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट कोई सरकारी जगह में, तो वो सिक्योरिटी गार्ड्स को कितना मिल रहा है, वही आप कह रहे थे कि जिससे आप जो आप सर्विस में ले रहे हैं प्राइवेट सेक्टर, वो भी सही किस्म का रोजगार। और दूसरा चीज मुझे ये भी लगता है कि सरकार जो एक्सपेंडिचर करती है, एक तो डायरेक्टली जिनको रोजगार देती है, दूसरा जो एक्सपेंडिचर करती है वो किसके हाथ में जा रहा है और किसकी मांग बढ़ रही है और किस तरह की मांग बढ़ रही है, उससे भी रोजगार पैदा होता है। तो अगर उदाहरण के तौर पे अगर हम लोग सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर पे ध्यान दें, जहाँ पे सिर्फ बड़े बड़े सड़कें और ये सब बने, जो आज के दिन में बहुत कैपिटल इंटेंसिव रूप पे भी बनती है, उसमें डायरेक्टली रोजगार उतना नहीं पैदा होता है। लेकिन अगर आप मनरेगा कर रहे हैं या आंगनवाड़ी वर्कर का वेतन आप बढ़ा रहे हैं, तो उनके हाथ में जब पैसे जाते हैं वो लोग खर्च करते हैं। या छोटे छोटे सिंचाई योजनाएं गाँव-गाँव में, जो ये छोटे योजनाओं में जब आप खर्च करते हैं, ऐसे लोगों के हाथ में पैसे जाते हैं जो पैसों को खर्च करते हैं, जो मांग बढ़ाते हैं इकोनॉमी में। उससे प्राइवेट एंटरप्राइज भी रिवाइव होती है और बनती है, वो भी स्थानीय स्तर पे, गांव के बस्ती में। क्योंकि वो जिन तरह के चीजों की मांग बढ़ती है, जब इन लोगों के हाथों में पैसे जाती है, वो ज्यादा डोमेस्टिक मांग बढ़ती है। अगर बहुत अमीर लोगों के हाथ में जब पैसे जाती है, तब वो मांग भी ऐसे चीजों का करते हैं जिससे यहाँ की रोजगार नहीं बढ़ती है, या बचत करते हैं। बचत भी आजकल ये स्टॉक्स और शेयर में करते हैं, जिससे रोजगार नहीं पैदा होता है। तो सरकार खर्च भी ऐसा करे जिससे असमानता भी घटे और मांग बढ़े, डिमांड बढ़े इकोनॉमी में, गांव छोटे बस्तियों में मांग बढ़े। जी। तो और एक और क्या सरकार को करनी चाहिए? बाकी तो मुझे लगता है ओवरऑल जो हम पहले भी बात कर रहे थे, जो तीसरी सीढ़ी, हम उससे भी बच नहीं सकते हैं कि विकास को हम किस तरह से समझ रहे हैं। क्या दुनिया में 5th बिगेस्ट इकोनॉमी बनने से, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने से क्या वो विकास है? अगर हम विकास को ही रीडिफाइन कर पाएं, जो बहुत सालों से बहुत लोग बोल रहे हैं, कोई नई बात नहीं है, लेकिन पॉलिसी में और पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी में भी विकास का जो आंकड़े होते हैं, जो इंडिकेटर्स होते हैं, उसमें रोजगार, क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट अगर आएगा, उसमें स्वास्थ्य, शिक्षा वगैरह अगर आएंगे, तो उनके लिए जो चीज़ें करनी है वो ही करना पड़ेगा। तो आर्थिक व्यवस्था को ही दूसरे तरीके से हमें देखना पड़ेगा, ना कि कुछ लोगों की अगर वृद्धि होगी तो वो लोग इन्वेस्ट करेंगे और उससे सब कुछ, वो ट्रिकल डाउन वाला जो इकोनॉमिक्स जो 50 और 1950s और 60s में होके रिजेक्ट हो गया, हम वापस कहीं उस दिशा में जा रहे हैं, जबकि हमें अब ये डिसेंट्रलाइज करने के डायरेक्शन में जाने की ज़रूरत है। एक ही पॉइंट उसमें मैं ऐड करूँगी कि ये ना सिर्फ ऑफकोर्स रोज़गार के लिए तो ज़रूरी है, जेंडर इक्विटी के लिए ज़रूरी है, पर अभी जो क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट का भी जो चैलेंज है हमारे सामने, उस नज़र से भी अगर हम सोचें तो हमें डेवलपमेंट को बहुत डिफरेंटली
इमेजिन करने की ज़रूरत है। बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ और वो जो एक इमेजिनेशन है विकास की, उससे हमें हटना पड़ेगा, और वो डिस्कशन अभी उतना नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए। एक ये भी है कि श्रम बाजार में जो नियमन करना चाहिए सरकार को, वो बुरी तरह से न सरकार कर रही है, बल्कि जिस दिशा में बढ़ रही है उस दिशा में विपरीत दिशा में बढ़ रही है। जैसे कि अब जो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट की बात आई है, तो जो जिस तरह का कानून अब लेबर कोड्स में लाने की बात हो रही है, उसके ऊपर कोई बाध्यता नहीं है कि फर्मों पर वो चाहें तो किसी भी व्यक्ति को जीवन पर्यंत फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट पर रख सकते हैं। ये ऐसा दुनिया भर के देशों में जहाँ इस तरह के फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट का प्रावधान है, वहाँ ये है कि 2 या 3 बार के बाद अगर ये होता है कि आपको ज़रूरत है उस एम्प्लॉय की, तो आपको उसको नियमित करना होता है। इस तरह की बहुत सारी बातें, मिनिमम वेजेस को आपको मालूम है कि पूरी स्थिति एक जगह पर रुकी हुई है। इंडस्ट्रियल एक्शन पर जिस तरह के कोई की सीमा डालने की बात लेबर कोड्स के माध्यम से हो रही है, मतलब लेबर की जो सामूहिक शक्ति है उसको और ज़्यादा कमज़ोर करना, जबकि दोनों के बीच में सामंजस्य होना चाहिए, पूंजी और श्रम के बीच में, जिसमें कि वो एक दूसरे से बात कर सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूँ कि आज जो हमने बातचीत की है, देश में जो इससे ज़रूरी बहुत कम सवाल हैं कि हम कैसे अपने नौजवानों को हर हाथ को काम मिले, और ऐसा काम मिले जिससे उनका सम्मान, उनका जो और उनकी जो आकांक्षाएं हैं वो भी पूरे हो सकें। ऐसा विकास की हम कल्पना करें जहाँ पे कोई बच्चा भूखा ना सोए, हर महिला सुरक्षित तौर पे अपनी क्षमताओं के, अपने सपनों के अनुसार अपनी ज़िंदगी को ढाल सके, और इस सब के केंद्र और जो मज़दूर है उसको कानून, सरकार ये सुनिश्चित करे कि वो उसको रोज़गार की सुरक्षा हो, वेतन की सुरक्षा हो, सामाजिक सुरक्षा की सुरक्षा हो। कौन सी सरकार आएगी ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन जो भी सरकार आए, इस अंतिम जो करोड़ों हमारे मजदूर हैं, नौजवान हैं, उनके भविष्य के बारे में वो सोचें। उसमें ये जो बातचीत है वो बहुत सहायक रही। शुक्रिया कि आप लोग आए और बहुत अहम चीज़ों को आपने हमें समझाया। जिंदाबाद। ये दाग दाग उजाला, ये शब कसीदा सहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं। Thank you.